आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा हम देखेंगे हमारे गुज़श्ता लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। गुज़श्ता लेक्चर में हमने जो नज़्म प्यारा वतन शुरू की हुई थी, उस नज़्म के आखिरी दो बंद नंबर 3 और बंद नंबर 4, उन दोनों की हमने तशरीह की थी और उसके साथ साथ काफ़िया, रदीफ़, ग्रामर के एतबार से जो भी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है इसमें वो हमने पढ़ा था। और उसके साथ साथ हमने टेप का मिसरा दोहराया था, रुबाई क्या है, ये सब चीज़ें दोहराते हुए इन दो बंद नंबर 3 और बंद नंबर 4 की हमने तशरीह की थी। तो इस नज़्म की जो तशरीह है वो मुकम्मल हो चुकी है। आज हम जो करेंगे, आज हम इस नज़्म की मश्क करेंगे। तो आपको मश्क मैं किताब पर ही हल करवाऊंगी। कोई एक जुज़ बस इसका ऐसा होगा जो कि हमें कापी पर करना होगा, बाकी सारी मश्क हम अपनी किताब पर ही हल करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने हाथ में सब कच्ची पेंसिल पकड़ें। आप किसी भी मार्कर, पॉइंटर या पेन का इस्तेमाल अपनी किताब पर नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। आप कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको ये मश्क हल करवाना शुरू करती हूँ, तो आप भी मेरे साथ साथ इसको अपनी किताब पर करेंगे। मश्क का जुज़ नंबर 1 है दर्ज झेल के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। नीचे हमें सवालात दिए गए हैं जिनके हमने मुख्तसर जवाब लिखने हैं। जान से प्यारा होने का क्या मतलब है? जान से प्यारा होने का मतलब है ख़ुद से भी ज़्यादा अजीज़ होना या ख़ुद से भी ज़्यादा प्यारा होना। दूसरा, शायर ने जन्नत का टुकड़ा किसे कहा है? शायर ने जन्नत का टुकड़ा अपने वतन को कहा, अपने प्यारे वतन को जन्नत का टुकड़ा कहा है। हमारे प्यारे वतन के जंगल और बागात कैसे हैं? हमारे प्यारे वतन के जंगल और बागात लहकते हुए और सरसब्ज हैं। घटाओं के रंग लाने के क्या मायने हैं? घटाओं का रंग लाने का मायने है काले बादलों का अचानक से छा जाना, ठीक है। घटाओं के रंग लाने का मायने है काले बादलों का अचानक छा जाना। जुज़ नंबर 2 है दुरुस्त जवाब की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। यहाँ पर उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि दुरुस्त जवाब की निशानदेही करते हुए दायरा लगाएं या सही का निशान लगाएं, बल्कि उन्होंने जो नीचे हमें 4 मुमकिन जवाबात दिए हैं उनमें से हमने जो दुरुस्त है उसको इस खाली जगह में लगाते हुए इस मिसरे को मुकम्मल करना है। ना हो क्यों हमें डैश से प्यारा वतन, सब, दिल, जाँ या खुद। तो ये मिसरा है, ना हो क्यों हमें जाँ से प्यारा वतन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जाँ। नून गुन्ना है, नून का नुक्ता नहीं आएगा। नून गुन्ना यानी जो आधी आवाज़ जब नून की हम निकालते हैं उसको नून गुन्ना कहा जाता है। सुहाना है डैश है सारा वतन। अलिफ सुंदर, बे प्यारा, जीम अच्छा, दाल अपना। तो अलिफ है सुहाना है, सुंदर है सारा वतन। ये सब जंगल डैश हुए, महकते, दहकते, चहकते या लहकते। यह सरसब्ज जंगल लहकते हुए। बहारें हैं डैश में छाई हुई, पेड़ों, खेतों, बागों या जंगल। बहारें हैं बागों में, बागों में छाई हुई। घटाएं हैं क्या डैश लाई हुई, अब्र, रंग, बरखा या पानी। घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई। आगे है मश्क का जुज़ नंबर 3 दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद होता है किसी चीज़ का उल्ट। मुतज़ाद हमने लिखने हैं, हमें जो उन्होंने अल्फाज दिए हैं उनके हमने उल्ट अल्फाज लिखने हैं। जन्नत, जन्नत का उल्ट है दोज़ख या जहन्नुम। जहन्नुम ऐसे नहीं है, जीम हे नून मीम, ठीक है। फसाना, फसाना कहते हैं जिसमें कोई हकीकत ना हो, तो फसाना का उल्ट क्या होगा? हकीकत। बहार, ख़ज़ां, खुशी, गमी। अगर यहाँ खुश होता फिर गम आना था, यहाँ पे खुशी है तो गमी आएगा। खुशी, गमी, दिन, रात।
इसी तरह आप यहीं पर लिख लें किताब के ऊपर ही। जुज़ नंबर 4 है, कॉलम अलिफ में दिए गए हर मिसरे का दूसरा मिसरा कॉलम बे में तलाश करें और उससे दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम जीम में लिखें। यानी इन्होंने यहाँ पर हमें एक एक शेर उठाकर दिया हुआ है, तो हमने कॉलम अलिफ में दिए गए जो मिसरे हैं उनसे मुतालिक जो दूसरा उनका मिसरा है वो हमने यहाँ से तलाश करते हुए जीम में लिखना है। ठीक है, पहले में अगर आप देखें यहाँ पर मैंने इस तरह नंबर लिख लिए हैं ताकि आपको आसानी हो। आप भी इसी तरह, अगर हम यहाँ से इनको मिलाएंगे तो ये आपस में जगह यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, वो आपको फिर पता नहीं चलेगा कि किसका दुरुस्त जवाब कौन सा है। अलिफ है, आप भी इस तरह नंबर लिख लें और सामने लिखते जाएं उसका जवाब। ना हो क्यों हमें जहाँ से प्यारा वतन, सबसे आखिरी वाला है कॉलम बे में, इसका दूसरा मिसरा है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन, ये सामने लिखा हुआ है। आगे ये सरसब्ज़ जंगल लहकते हुए, तीसरे नंबर पर जाएं कॉलम बे में, तो इसका जवाब है ये बागों के मंजर महकते हुए, इसको सामने लिख लें। तीसरा है बेटे यहाँ पर देखें, बहारें हैं बागों में छाई हुई, तो इसका दुरुस्त जवाब है कॉलम बे में देखें अलिफ वाला सबसे ऊपर, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई, इसको इसके सामने कॉलम जी में लिख दें। आगे चौथे नंबर पर है वतन के फसाने सुनाते हैं हम, कॉलम बे में इसका जवाब दूसरे नंबर पर है यही गीत दिन रात गाते हैं हम, इसको कॉलम जी में इसके सामने लिखते हैं। आगे पांचवा है हम इसके हैं ये है हमारा वतन, यहाँ पर इसका चौथे नंबर पर कॉलम जी बे में देखें हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन, और इसको कॉलम जी में इसके सामने लिख दें। ठीक है, आगे जुज़ 5 है, नीचे दिए गए शेरों को गौर से पढ़ें। यहाँ पर उन्होंने हमें अलग अलग बंद में से हमें ये 2 शेर यहाँ पर दिए हैं, यानी हर बंद में से उन्होंने 2 मिसरे, कोई 2 बंद नज़म के हैं जिनमें से उन्होंने हमें 2 मिसरे यहाँ पर दिए हैं अलग अलग। तो उन्होंने कहा इन दोनों शेरों को देखें, पहले इन्हें गौर से पढ़ें। ना हो क्यों हमें जहाँ से प्यारा वतन है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन, सुहाना है सुंदर है सारा वतन हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। अब नीचे वो इन शेरों के बारे में क्या लिख रहे हैं, ऊपर दिए गए शेरों में आने वाले अल्फाज प्यारा हमारा सारा, यहाँ पर देखें ये प्यारा हमारा सारा प्यारा। ठीक है, प्यारा 2 दफ़ा है इसलिए उन्होंने एक ही दफ़ा लिखा है। प्यारा हमारा सारा एक जैसी आवाज़ देते हैं हम, आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है, ये काफ़िया की तारीफ़ है। डेफिनेशन नहीं हम लिखेंगे, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है तारीफ़, काफ़िया की तारीफ़ यानी ऐसे अल्फाज जो हम आवाज़ हों, जो एक जैसी आवाज़ देते हैं उनको काफ़िया कहा जाता है। और ऊपर के शेरों में काफ़िया कौन से हैं, प्यारा हमारा सारा प्यारा, ये क्या हैं, ये काफ़िया हैं। शेरों के आखिर में वतन का लफ्ज़ बार बार दोहराया गया है, हू बहू होता है बिल्कुल एक जैसे, हू बहू दोहराए जाने वाले लफ्ज़ या अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं, यानी वो अल्फाज जो बिल्कुल एक जैसे हों, दिखने में बोलने में पढ़ने में हर तरह से हू बहू बिल्कुल एक जैसे जो अल्फाज हैं उनको रदीफ़ कहते हैं। ये पहले भी आपको बताया हुआ है, तो ये रदीफ़ की तारीफ़ है। ठीक है, रदीफ़ की तारीफ़ ये है। और यहाँ पर रदीफ़ कौन से हैं, वतन, चारों मिसरों के आखिर में वतन लफ्ज़ जो है वो रदीफ़ है। अब इन्होंने नीचे क्या दिया, इसी मिसाल की रोशनी में नीचे दिए गए शेरों से काफ़िया और रदीफ़ अलग अलग करें। अब नीचे इन्होंने हमें फिर 2 शेर दे दिए जो कि इन 2 शेरों से हटकर कोई दूसरे 2 शेर हैं इसी नज़म के। यहाँ पर उन्होंने कहा कि काफ़िया और रदीफ़ की जो है निशानदेही करें। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो काफ़िया है उसको ख़त कशीदा कर देंगे ताकि दोनों का हमें पता रहे कि ये काफ़िया है। काफ़िया वाले को हम ख़त कशीदा करेंगे और रदीफ़ वाले को हम दायरा लगा लेंगे। ठीक है, या इस तरह भी आप लिख सकते हैं, एक तरफ रदीफ़ की हेडिंग दे दें और काफ़िया की दे दें और रदीफ़ वाले अल्फाज उसके नीचे लिख लें और काफ़िया वाले उसके नीचे। ये सरसब्ज़ जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंजर महकते हुए, पहले हम पहले शेर में देखेंगे, इसमें लहकते और महकते दोनों क्या है, ख़त कशीदा हम करेंगे, ये दोनों काफ़िया हैं। ठीक है, और हुए ये दोनों क्या है, ये रदीफ़ हैं। यानी हम आवाज़ जो है वो काफ़िया है, लेकिन हू बहू जो बिल्कुल एक जैसे हैं लिखने बोलने में वो रदीफ़ हैं।
अगला शेर है, बहारें हैं बागों में छाई हुई, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई। इसमें आखिर में हुई और हुई, हमने इनको दायरा लगाना है। हुई और हुई क्या है यहाँ पर, रदीफ, और छाई लाई क्या है, काफिया। ठीक है, यह काफिया रदीफ की निशानदेही हो गई। उसके बाद हमारा जुज़ नंबर 6 है, दी गई मिसाल की रोशनी में कॉलम जी में दुरुस्त मुतरादिफ लिखें। मुतरादिफ किसको कहा जाता है, हम मायनी, एक जैसे मायनी रखने वाले अल्फाज, यानी दो अलग अल्फाज हों लेकिन उनका मायनी एक जैसा ही हो। मसलन जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, इस तख्ता स्याह पर बहुत अच्छा लिखा जाता है। ठीक, तख्ता स्याह मैंने बोला है। अगर मैं कहूँ कि ये तख्ता काला है या ये तख्ता स्याह है, हमारी जमात में काला तख्ता है या हमारी जमात में तख्ता स्याह है, तो इसमें तख्ता स्याह या काला तख्ता, क्या इन दोनों में फ़र्क है? काला और स्याह ये एक ही रंग के लिए इस्तेमाल होने वाले दो अलग अल्फाज हैं। जब भी कोई स्याह बोलेगा हमें पता चल जाएगा कि ये हम काले रंग को कह रहे हैं, और इसी तरह काला बोलने पर भी हमें वही रंग जहन में आएगा। तो यानी दो अलग अल्फाज हैं लेकिन इनका मायनी एक है। ठीक है, इसी तरह जैसे हम बोले सुर्ख या लाल, ठीक है, दो अलग अल्फाज है लेकिन उनका मायनी एक ही है। इसी तरह हम कहें रोज़ या दिन, उनका मायनी एक ही है, यानी दो अलग अल्फाज जिनका मायनी एक जैसा ही हो उनको कहा जाता है मुतरादिफ अल्फाज। तो यहाँ पर कॉलम अलिफ में जो दिए हुए हैं उनको उनके मुतरादिफ के साथ मिलाते हुए उनका मुतरादिफ जीम में लिखते जाएंगे। जन्नत, यहाँ पर जन्नत का मुतरादिफ है 5वें नंबर पर देखें, बहिश्त। बहिश्त जन्नत का मुतरादिफ है। बहिश्त का मायने भी जन्नत है। जन्नत को किससे मिलाएंगे, बहिश्त से, और इसके सामने कॉलम जीम में लिख देंगे। सब्ज़, अब देखें ये रंग भी हमें फ़ौरन जहन में आ जाता है, सब्ज़ कौन सा रंग है, और इसका जवाब ये सबसे आखिर में है हरा। सब्ज़ और हरा एक ही रंग के दो नाम हैं, तो सब्ज़ के सामने हम कॉलम जीम में हरा लिख देंगे। आगे है सुंदर। सुंदर को मिलाएंगे खूबसूरत के साथ और इसके सामने कॉलम जीम में लिख देंगे। बाग, चमन, चमन लिख देंगे सामने। गीत, नगमा, दिन, रोज़ सबसे ऊपर वाले के साथ मिलाएंगे। रात, शब तीसरे नंबर वाले के साथ मिलाएंगे। ठीक है, और इसी तरह इनके जवाब कॉलम जी में लिखते जाएंगे। उसके बाद जुज़ नंबर 7 है, सुंदर के लिए और कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारी नज़्म में ये जो सुहाना और सुंदर ये मुतरादिफ ही हैं, यानी यहाँ पर भी वो मुतरादिफ अल्फाज की ही बात कर रहे हैं कि सुंदर का मायने रखने वाले ही और कौन से ऐसे अल्फाज हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ऊपर भी अगर आप देखें तो सुंदर के लिए उन्होंने खूबसूरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और एक मिसाल मैंने यहाँ पर भी आपको दे दी, सुहाना। तो यानी सुंदर के लिए हम खूबसूरत, प्यारा, सुहाना, हसीन, ठीक है, ये सारे सुंदर के ही मुतरादिफ हैं, सुंदर के ही मायने में आने वाले ये अल्फाज है। तो सुंदर की जगह हम और कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, खूबसूरत, प्यारा, सुहाना, हसीन। ठीक है, आगे इस मश्क का आखिरी जुज़ है, जुज़ नंबर 8, वतन की मोहब्बत। वतन की मोहब्बत के उन्वान पर 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल मज़मून लिखे। अब एक पैराग्राफ नहीं उन्होंने लिखने को कहा, उन्होंने कहा है कम से कम 3 पैराग्राफ लिखे। ठीक है, किस पर, वतन की मोहब्बत पर। तो ये वाला जुज़ बस आप अपनी कॉपी पर करेंगे, इसको सर्कल कर लें। ये भी मैं आपको सिर्फ ओरल बताऊंगी लेकिन लिखेंगे आप खुद, मैं लिखा हुआ आपको नहीं दूंगी। आप किस तरह लिखेंगे, आप सबसे पहले हाशिया लगाएंगे उर्दू अलिफ की कॉपी पर, तारीख़ लिखेंगे, जमात का काम लिखेंगे, दिन लिखेंगे, उन्वान लिखेंगे नज़्म प्यारा वतन। ठीक है, और ज़ेली उन्वान लिखेंगे मश्की जुज़ नंबर 8, और फिर ये लिखेंगे वतन की मोहब्बत के उन्वान पर 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल मज़मून लिखें। फिर आप अगली सतह पर बिल्कुल दरमियान में वावैन में लिखेंगे वतन की मोहब्बत। ठीक है, वतन की मोहब्बत लिखकर फिर आप एक पैराग्राफ लिखेंगे, छोटा सा, ज़रूरी नहीं है 3 पैराग्राफ लिखने हैं तो बहुत बड़े बड़े हों।
आप 4-5 जुमलों का एक पैराग्राफ लिख लें, फिर अगला पैराग्राफ 4-5 जुमलों का लिख दें और फिर अगला। आप किस तरह करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह सफ़ा पर करके देखिए, जैसे ये आपका सफ़ा, आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, आपने सवाल लिख लिया, यहाँ पर ये आपने सवाल सारा लिख लिया। आप वावैन में लिखेंगे वतन की मोहब्बत, मार्कर से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ग्रामेटिकल जगह छोड़ते हुए यहाँ से शुरू करेंगे पहला पैराग्राफ। आप 1 2 3 4 सतर पर भी एक पैराग्राफ ख़त्म कर सकते हैं। आपका पैराग्राफ जहाँ भी ख़त्म हुआ, आप अगला पैराग्राफ फिर शुरू करते हुए ग्रामेटिकल जगह छोड़ते हुए शुरू करेंगे। फिर उसको जब मुकम्मल कर लेंगे, फिर तीसरा पैराग्राफ जब शुरू करेंगे तो ग्रामेटिकल जगह छोड़ते हुए शुरू करेंगे। हर पैराग्राफ की बस पहली सतर पर ग्रामेटिकल जगह छोड़नी है, बाकी उसकी हर सतर जो है वो हाशिया के साथ साथ लिखनी है, ठीक है। 3 छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर 4 से 5 जुमलों का एक पैराग्राफ बना लें, जिसमें आपने वतन की मोहब्बत लिखनी है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर 4 बंद की तशरीह आपको करवाई थी। अगर आप एक एक बंद में से भी चीज़ उठाएं तो आपका एक पैराग्राफ बन सकता है, अगर आप इनकी तशरीह भी देख लें। लेकिन हम इतना लंबा नहीं करेंगे, तशरीह तो काफ़ी लंबी है। हम जो एक मजमून लिखेंगे वो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। 3 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ जो है वो 4 से 5 जुमलों पर काफ़ी है, फिर दूसरा इसी तरह। तो इस तरह हमारे 15 से 20 जुमले बन जाएंगे एक मुकम्मल मजमून में। आप वतन की मोहब्बत में क्या लिखेंगे कि हमारा वतन पाकिस्तान, जो कि हमें अपनी जान से बहुत ज़्यादा प्यारा है, हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, और हमें ये हमारा वतन अजीज़ क्यों ना हो, हमारा ये वतन हमने बेशुमार कुर्बानियों के बाद और बेशुमार जानो माल की कुर्बानियाँ देकर ये वतन हासिल किया है, और हमें ये अपना वतन अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। हमारा वतन जन्नत का टुकड़ा है। अल्लाह ने हमारे वतन को कुदरत के हसीन मनाज़र से भरपूर या भरा हुआ रखा है। हमारा वतन, हमारा ये प्यारा वतन कुदरत के हसीन नज़ारों से भरा हुआ है। एक पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म कर दें। दूसरे में आप लिखें कि मेरे वतन में अल्लाह ने खूबसूरत जंगल, बाग, लहकते हुए जंगल, खूबसूरत बाग जिसमें रंग बिरंगे खुशबूदार फूल पैदा किए, और हर तरफ फूलों से भरे हुए बाग एक बहार का मंज़र पेश करते हैं। मुझे अपना ये वतन बहुत अजीज़ है। फिर तीसरा पैराग्राफ लिख दें कि हमारे वतन में, यहाँ पर अगर आप ये देखें तो हमारे वतन में बागों में हर तरफ फूलों की, ये हमने दूसरे में ज़िक्र कर दिया फूलों वाला। फिर घटा का ज़िक्र कर दें कि मेरे वतन में स्याह बादल जब आते हैं, तो जब काले बादल बारिश बरसाते हैं तो मेरे वतन की खूबसूरती में और इजाफ़ा होता है, और हमारे वतन में खुशी का एक समा बना रहता है। मेरा वतन खुशी का गहवारा है और हर तरफ खुशियाँ फैली हुई नज़र आती हैं, और हम अपने वतन की कहानियाँ और गीत गाते हैं, हम अपने वतन की कहानियाँ सुनाते हैं, हम अपने वतन की तारीख़ को दोहराते हैं, और हम अपने वतन की कहानियाँ एक दूसरे को क्यों ना सुनाएं। हमें अपना वतन अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। हमारी आन शान इसी वतन की वजह से ही है, और हमें अपना वतन अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। हम अपने वतन के लिए, और ये वतन हमारा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने वतन की कदर करें। बस ये है। इस तरह आप 3 पैराग्राफ बनाते हुए ये सारी चीज़ें जो हैं वो वतन की मोहब्बत में लिखेंगे, ठीक है। बाकी सारी मश्क किताब पर हल करेंगे, बस ये पैराग्राफ कापी पर लिखेंगे और इस मुकम्मल मश्क को आप याद करेंगे।